मेरा बेटा कोई गलती काम नहीं कर सकता बेटी। मेरा बेटा तो इन महिला खातर इतना मरा पड़ा, 10 दिन भूखा रहा था बेटी। असार बैठा था उस पर एक्शन बोलिया कर के मैंने अनपढ़ सु बेटी बोलना को नहीं आंदा। अच्छाई का यो हाँ हाँ। अरे आज मेरा बेटा इस इन्हें केसा फंसा रखा, बुराई में तो बीता नहीं बेटी हैं, जिसे बेगन में फंसा दिया मेरा बेटा। कोई फल नहीं मिला मैंने, 10 दिन मेरा बेटा भूखा रहा उड़े, इतनी महिला की सेवा करी। ओड़ा लटकाए रैली में मेरे बेटा ने महिला खातर। अब तम ये झूठे वो ना छोड़ो, ये लड़के हैं छोटे बच्चे हैं के बस से बेटी करड़ाई लिख रखी इसका। मैं उस टाइम दुखी होता हूँ जब मेरे माता पिता को मैं देखता हूँ रोते हुए देखता हूँ। ये लोग बोलते क्यों आप लड़ रहे हैं कि आपके साथ जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा और आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि माता जी इस रास्ते पे सभी लोग नहीं चलते और मैं इस रास्ते के लिए आपने मेरे को पैदा किया है। मैं नहीं चाहता कि और बाकी लोगों की तरह मैं एक आम जीवन जीऊँ। लड़ने के लिए आपने मेरे को पैदा किया है और आपको भी कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो साथियों, मैं हूं प्रियंका कोहाड़ और हम मौजूद है चैनत गांव में, जो कि हिसार जिले का गांव है। और हमारे साथ है अनूप जी, जो कि टिकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन था उसमें लगातार जुड़े रहे हैं। इन पे आरोप लगे और ये 2-3 दिन पहले ही जमानत पे आए हैं। तो पूरा मामला सुनेंगे कि किस प्रकार से मतलब ये जेल में गए हैं, क्या आरोप लगे हैं और कितने दिन ये फरार भी रहे हैं। तो सारी बातें इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, ये जो सारा मामला आप पे आरोप लगे हैं रेप केस के, तो किस प्रकार से पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश थी और किसान आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन देश में चल रहा था। 1 साल किसान लगातार दिल्ली की सड़कों पे सोए हैं। तो पहले दिन से मैं इस आंदोलन में था और टिकरी बॉर्डर के ऊपर जितना मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम था और बाकी जो मैनेजमेंट का काम था उसमें हमारी पूरी टीम इन्वॉल्व थी। किसान सोशल आर्मी के नाम से हमने संगठन चलाया हुआ था। और बंगाल जब हम गए थे, बंगाल चुनाव था, तो बंगाल में हमें एंटी बीजेपी कैंपेन चलाने गए थे, नो वोट टू बीजेपी। और पंजाब जो बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसके जो प्रोफेसर उन्होंने हमारे को इनवाइट किया था। 6 लोगों की हमारी टीम गई थी बंगाल में। तो बंगाल से आने के बाद हमारे को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। लड़की जो आज हमारे बीच में नहीं है, हमारी बहन, उसको वो आज शहादत को प्राप्त हो गई थी आंदोलन में। उसकी शहादत के ऊपर बहुत बड़ी गंदी राजनीति हुई है और उसको लेके हमारे ऊपर बहुत बड़ा केस सरकार ने दर्ज करवाया था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि झूठ के पांव छोटे होते हैं। बिल्कुल, झूठ लड़खड़ा गई है और आज सच्चाई जीत गई है। तो ये किसान आंदोलन सभी किसान भाइयों की जीत है। जिस तरह से मुरथड़ में भी जाट आरक्षण को बदनाम करने की कोशिश रची गई, ठीक उसी तरह पे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई और मोहरा हमारे को बनाया गया। मतलब सर एक सोची समझी साजिश थी। हाँ, बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। और इस तरह से 376 जो संगीन धारा हमारे ऊपर थोपी गई, ऐसे 376 इम्पोज नहीं की जाती आमतौर पर। उसके लिए कोई सबूत होना चाहिए। कोई भी सबूत नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई लड़की का बयान नहीं था और किसी भी तरह का कोई मेडिकल उनका नहीं था। फिर भी हमारे ऊपर 376D जैसा संगीन धाराएं थोपी गई। 365, 354 वो हमारी बहन थी और मैं उसको सिस्टरी बोलता था, जो आज हमारे बीच में नहीं है। नाम क्या था सर उनका? मोमिता बासु नाम था उनका। और 12 अप्रैल को उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था। 30 अप्रैल को वो यहाँ से चली गई, शहादत को प्राप्त हो गई। और 9 दिन के बाद बड़ी सोची समझी साजिश के साथ 9 दिन के बाद हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई। तो ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। और देखो सर, जिस दौरान आप बंगाल गए थे किसान आंदोलन के दौरान, तो उस टाइम वो लड़की आपके साथ आई थी वहाँ से, जो आपका पूरा ग्रुप वहाँ पे गया था? हाँ, बिल्कुल वही उन्होंने ज्वाइन किया था हमारे को। जैसे हम एक वहाँ जनसभा को वहाँ संबोधित कर रहे थे कैंपेन के दौरान, तो वो लड़की वहाँ से फ़ोटो वीडियो बना रही थी हमारे, और फ़ोटो वहीं से उन्होंने हमारे किसी साथी का नंबर लिया था, वहीं से हमारे वो साथ आई थी। और जब वो लड़की जिद करने लगी कि मेरे को तो वहीं किसान आंदोलन ज्वाइन करना दिल्ली के अंदर, तो उसके पिताजी ने भी इसमें सहमति दर्ज करवाई थी। और
जो हमारे एक साथी जिसको मैंने आरोपी बनाया गया, उन्होंने उनको बोला भी था कि वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं आंदोलन में, लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम पुलिस फोर्स वहाँ पर किसानों के ऊपर हमला कर सकते हैं। 100 तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने ये बोला कि नहीं, मेरी बेटी का सपना है, आप इनको लेके जाओ। टिकट करवाएगी ट्रेन की, और वो ट्रेन में हमारे साथ बैठ के दिल्ली यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुँची। तो सर उसके बाद फिर कितने दिन तक वो वहाँ पर रही है? 12 अप्रैल की सुबह 8 बजे अब ट्रेन थी हमारी, स्टेशन पे पहुँची। एक साथी हमारे अंकुर वो वहीं पे रह गए, क्योंकि वो जॉब करती दिल्ली के अंदर। बाकी सब साथी हम टिकरी बॉर्डर पर पहुँचे थे। 12 अप्रैल को पहुँची है वो। FIR में उसके पिताजी ने बताया कि कोई 14-15 अप्रैल तक की कोई घटना, कि मेरी बेटी ने ऐसे ऐसे बताया, जिस तरह के FIR में उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो वो बेबुनियाद आरोप थे। वो किसी बहकावे में उनको गुमराह किया गया, उनके पिताजी को। तो उनके पिताजी भी मेरे पिता समान हैं। हो सकता है वो किसी गुमराह में, किसी बहकावे में वो आए हैं। तो सर लड़की की एज कितनी थी? 25-26 के आसपास एज थी। हाँ, वो जागरूक लड़की थी, और वो एक लड़ाकू लड़की थी, क्रांतिकारी लड़की थी वो। तो सर मौत किस प्रकार से हुई उसकी? पश्चिम बंगाल में कितने सदस्य गए थे आप, जो आपका ग्रुप? पश्चिम बंगाल में हम 4 लड़के और 2 लड़की, टोटल 6 लोग गए थे। एक लड़की हमारे एक साथी घर में उनको कोई जो अर्जेंट काम हो गया था, तो वो बाय प्लेन आ गई थी बीच में ही। बाकी हम वापस भी 6 ही लोग आए हैं, क्योंकि उसमें मोमिता बहन हमारे वहाँ ऐड हो गई थी। और आपके साथ में रही थी मोमिता यहाँ आने के बाद? मोमिता आने के बाद, मोमिता सामने एक टेंट था, मुक्तसर के किसान वहाँ रहते थे, तो उसमें स्पेशल उनका वहाँ पर एक अलग से फोल्डिंग लगाया गया, तो वहाँ उसी पे वो रहती थी। उसके बाद एक लड़की जो हमारे साथ गई थी, कविता, उनके आने के बाद वो कविता के पास रहती थी। तो सर फिर मौत का कारण क्या था उनका? कोविड-19 की जो सेकंड वेव चली हुई थी, तो वो उस टाइम ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी की वजह से बहुत सारे देश के अंदर मौतें हुई हैं। तो बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, और उस लड़की को थायराइड की प्रॉब्लम भी थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो बाद में उसको पता चला, बताया वहाँ डॉक्टर ने कि इसको कोविड की लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो उसको पहले रोहतक PGI लेके गए। रोहतक PGI में जब वहाँ पर बेड नहीं थे, तो शिवम हॉस्पिटल में बेड मिला बड़ी मुश्किल से, और वहाँ पर लेकिन सिलेंडर ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कोविड की वजह से वो लड़की हमारे बीच नहीं रही। पश्चिम बंगाल में कितने दिन रुके थे आप मोमिता के साथ में, जो आपका ग्रुप था? पश्चिम बंगाल में मोमिता हमारे साथ कभी मतलब स्टे नहीं किया। एक वो रात कविता के पास रुकी थी, जो कविता रुकी हुई थी, कविता के पास उन्होंने स्टे किया था, और बाकी तो अपने घर पे ही रहती थी वो। दिन में जब भी हमारा कोई जनसभा को प्रोग्राम होता था, वो हमारे को ज्वाइन करती थी। लेकिन आपने उसका जो होल्डिंग है वो क्यों लगा दूसरे टेंट में, टिकरी बॉर्डर? दूसरे टेंट में साथ में आई थी, तो आपके साथ में क्यों नहीं रखे उसको? नहीं, बिल्कुल जायज़ बात है आपकी। सामने वाले टेंट में पश्चिम बंगाल में जो हमारे साथ साथी गए थे, जगदीश बराड़, वो रहते थे वहाँ भी। तो सामने वाले में हमारे वाले में कोई खास फर्क नहीं था, हमारा भाईचारे का तो वो चला हुआ था, सब एक ही जगह खाना खाते थे। तो सामने वाले में लगा, क्योंकि हमारे जो उसमें रहते झोपड़ी में, वहाँ अब हुक्का भी था, तरह तरह के लोग, पंजाब के लोग हुक्का पीते नहीं है, तो वो भी एक कारण था। वो लड़की को सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए नहीं, उस टाइम पंजाब की कोई महिला उस टेंट में नहीं थी। और लड़की इस बात को लेके जिद्दी थी कि मैं रहूँगी तो यहीं सामने वाले यहीं रहूँगी मैं। लड़की और बाकी जो लेडीज जहाँ रहती थी उस आंदोलन के दौरान, वहाँ उन्होंने जाने से मना कर दिया था। कितने दिन से रह रही थी आपके साथ में मोमिता टिकरी बॉर्डर पर? 12 अप्रैल को आए थे, तो करीबन 17-18 तारीख तक हमारे वहाँ सामने वाले टेंट में रही है। उसके बाद कविता घर से आ गई थी, और कविता के पास फिर वो कविता के पास चली गई थी। कविता का टेंट थोड़ा सा आगे था, जहाँ से एक कट बनता है, ये बहादुरगढ़ का बाईपास शुरू होता है ना, यहाँ पे कविता का टेंट था। और फिर उसके बाद कविता के टेंट में रही है वो। जो ये आरोप लगे हैं आप पे, गंभीर आरोप है, कितने लोगों पर लग रहे हैं? और इसमें महिलाएं भी ये तो टोटल 6 लोगों को इन्वॉल्व किया गया, जो लोग बंगाल गए थे। तो उसमें लड़कियों को भी टारगेट किया? हाँ, स्टार्टिंग में आप देखा होगा कि FIR में 6 नाम थे, और 6 में 2 लड़कियाँ और 4 लड़के। देश की जनता सोचने मजबूर हो गई थी कि लड़की भी 376 कर सकती है, तो इस टाइप से मतलब लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि लड़की भी शामिल थी इसमें। उन लड़कियों को बेचारियों को बदनाम किया गया, उन्होंने इतनी हरासमेंट झेली है। और एक लड़की जो कविता, उन्होंने तो लड़की की बहुत सेवा की,
जब बीमार हो गई थी वो, तो कविता के पास ही रहती थी वो। कविता ने बहुत देखभाल की उसकी। तो सर जिस दौरान वो बीमार थी मोमिता, तो उनकी फैमिली से भी कोई सदस्य वहाँ पर मौजूद था? नहीं, उसके पिताजी को बोल दिया था हमने। करीबन ये 18 या 19 तारीख की बात है। उनके पिताजी को लगातार संपर्क में रहे उनके पिताजी। तो उनके पिताजी की बहुत सारी रिकॉर्डिंग हैं जिनमें वो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी अगर बीमार है तो आप इनकी टिकट करा दो ट्रेन की और ये वापस आ जाएगी। उन्होंने साफ मना कर दिया था वो यहाँ आने से। जब हमने बोला कि आपकी लड़की जिद कर रही वापस नहीं जा रही तो आप ही आ जाओ कम से कम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा। जब बाद में ज़्यादा सीरियस होगी, 29 अप्रैल की बात है, तो फिर उनको साफ साफ बोल दिया कि आपकी लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस है। तब जाके 29 अप्रैल को वो यहाँ आए थे, अपनी बेटी से बात की। उस टाइम वो ठीक ठाक थी। अब पता नहीं 30 तारीख को सुबह खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रही। तो सर उसके दौरान मतलब आप बता रहे हो दाह संस्कार के 9 दिन बाद FIR दर्ज करवाई गई है, तो उससे पहले दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई कि FIR उसके पिताजी की? अब पता नहीं, उसके पिताजी ने वहाँ उस टाइम डेड बॉडी ली है तो उस टाइम यही बोला था कि मेरी बेटी शहीद हुई है और मेरे को इस बारे में कुछ किसी के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलना। और डेड बॉडी उन्होंने, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल यही कहता है कि डेड बॉडी परिवार को नहीं मिलती। बिल्कुल। तो अब कोविड प्रोटोकॉल ये भी बोलता है कि किसी भी आदमी की उस जहाँ पे लड़की दाखिल है को उसमें किसी का भी जाना संभव नहीं होता। और उसके पिताजी ने FIR में लिखा है कि मेरे बेटी बात हुई है, मैं वहाँ था। हालांकि जब ये इस बात जज के सामने आई, गवाही की बात हुई, तो जज साहब ने भी डॉक्टर साहब की गवाही के दौरान पूछा था कि क्या आपके हॉस्पिटल में कोई भी कोविड उसमें जा सकता है रूम में? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे जो हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं थी। डॉक्टर साहब ने भी ये बोला कि कोविड-19 की वजह से ये लड़की चली गई थी। और जज साहब ने फिर दोबारा उनसे पूछा कि क्या लड़की के शरीर पर किसी तरह कोई निशान था? तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि ऐसा कोई निशान लड़की के शरीर पर नहीं था। और जज साहब ने फिर पूछा कि आपको कुछ लड़की ने बताया, आप डॉक्टर हैं, कि लड़की के साथ कुछ गलत हो सकता है, आपको बताया हो? तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मेरे को कुछ भी लड़की ने नहीं बोला किसी भी के बारे में, ना कोई गलत काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और जो लेडीज़, जो जसवीर कौर, जो हमारी नेता टिकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन पहले दिन से ही वो रहती थी वहाँ, उन्होंने वो लड़की के साथ लास्ट तक थी। वो बिल्कुल एडमिट कराने में भी उनकी बिटिया नवकिरण थी। उन्होंने भी लड़की से पूछा, बार बार पूछा कि बेटा ऐसे सुनने में आ रहा है कि आपके साथ गलत काम हुआ है। तो लड़की ने मना कर दिया, नहीं मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। और जब उनकी गवाही हुई जज साहब के सामने, तो जज साहब भी चौंक गए कि वहाँ पुलिस तो बोल रही है कि, जब गवाही बोल रही है कि इन्होंने किया है गलत काम, लेकिन वही जब जसबीर कौर जज साहब के सामने आती हैं तो उन्होंने ये बोला कि मेरे साइन कोरे पेज पे करवाए गए थे, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और कोई भी गलत काम लड़की के साथ नहीं हुआ। मतलब पुलिस सरासर झूठ बोल रही थी? हाँ बिल्कुल, ये सब सरेआम आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह की गवाही आई, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। ये कोर्ट पे जाके हम पता लगा सकते हैं कि जसबीर कौर जी क्या गवाही दे के गई हैं, योगिता क्या बोल के गई। तो जज साहब चौंक गए उस टाइम की। आप फिर उनके ऊपर सवाल किया गया कि आपने इसमें तो ये लिख रखा है पुलिस के सामने, तो लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। तो उन्होंने यही बोला कि ये मतलब ये मेरे तो कोरे पेज पर साइन करवाए गए। ये सरासरी प्रशासन ने हमारे साथ ज्यादती की, जानबूझ के हमारे को बदनाम करने के लिए इतने बड़ी धाराओं के तहत केस ठोका गया हमारे ऊपर। तो मतलब सर 9 दिन के बाद जब अंतिम संस्कार हुआ मोमिता का, तो 9 दिन के बाद उनके पिताजी को उकसाया गया? देखिए वो 30 तारीख को ही मतलब अंतिम संस्कार तो हो गया था। अब उनके पिताजी को पता नहीं किसने उकसाया क्या किया। अब 9 तारीख के बाद, ये तो हाई कोर्ट ने माना इस बात को। जब हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी को जब अनिल मलिक को दी है जमानत, तो उसमें आप ऑर्डर में पढ़ लीजिए, ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 9 दिन के बाद आप कैसे केस कर रहे हैं। जब आपको पता है कि आपकी बेटी अगर बोल रही है तो आप FIR कटवानी चाहिए थी। लड़की जिंदा थी तो उसके बयान नोट हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके पास पूरा चांस था, ऐसा हाईकोर्ट ने लिखा है कि आपके पास पूरा चांस था, लड़की के बयान आप दर्ज करवा सकते थे और लड़की के बयान दर्ज करने के बाद केस आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लूप होल इस केस FIR के अंदर हैं और वो बोलते हैं कि अंत में सच्चाई की जीत होती है। झूठ की चादर उड़ाने की कोशिश की गई, किसान आंदोलन को बदनाम किया गया। चलो कोई बात नहीं, हम तो सज़ा काट के जितना भी मतलब किसी की 6 साढ़े 6 महीने की कस्टडी थी।
और पिछले पौने 2 साल से हरासमेंट हम झेल रहे, मेरा पूरा परिवार। और हम जितने 6 लोग थे, हरासमेंट तो सबको हुई है। जो 2 लड़कियां थी उनका भी क्या कसूर था, वो उनको पूरा बदनाम हुई। योगिता का पूरा फैमिली उनकी डिस्टर्ब हुई, फैमिली सबकी फैमिली में मतलब एक तरह की डिस्टर्बेंस बनी। और वो गवाह उनको बाद में बनाया गया लड़कियों को। और 4 जो हम लोग बच गए, 4 में से एक जगदीश बराड़ जो पंजाब से थे, उनको हाई कोर्ट ने बार की बार अग्रिम जमानत दे दी थी, क्योंकि FIR में कोई उनका खास रोल नहीं दिखाया गया था। और अंकुर सांगवान जो हमारे साथ थे, जिनके ऊपर 354 थोपे गए, 376 उनके ऊपर, उन्होंने तो लड़की से मुलाकात भी नहीं की, कभी मिले ही नहीं। तो बंगाल आने के बाद मुलाकात भी नहीं हो पाई उस लड़के की, तो उनको भी जानबूझ के घसीटा गया। तो 6 लोग उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया जो बंगाल गए थे। मतलब ये अब झोपड़ी में तो बहुत सारे लोग थे, बिल्कुल। उन लोगों के नाम क्यों नहीं लिए? और वो जब बीमार चले गए, आपने छोड़ने की कोशिश नहीं की? उनके पिताजी से लगातार यही संपर्क किया, आपकी लड़की बीमार हो रखी है, आप आओ मिलने के लिए, लेकिन उसके पिताजी कभी नहीं आए। ये तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास। लेकिन लास्ट में जब ये हो गया कि हाँ लड़की बिल्कुल बीमार, लड़की खुद भी बोल रही है कि मैं हिम्मत नहीं है मेरी, तब जाके उनके पिताजी आए। अब कोई भी दुनिया में ऐसा पिताजी नहीं होगा, अगर कोई लड़की अपने पिताजी को अगर ये बोल लेगी कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो वहीं से FIR कटवाएगा। और वही उसके पिताजी जो मुख्य आरोपी जिनका नाम ले रही है लड़की, ये केस में बोल रहे हैं FIR में, उनके पिताजी आराम से बात कर रहे हैं उनके साथ। तो अभी केस का क्या स्टेटस है? केस का स्टेटस यही है कि केस में अब कुछ नहीं है, गवाहियाँ हो चुकी हैं लगभग, और कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई IO, जो केस के IO थे। अभी तक जज साहब के सामने कोर्ट में कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए, इसलिए तो हमारे को ज़मानत पे छोड़ा गया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि अगर कोई सबूत आप लोगों के पास नहीं है, 9 दिन के बाद आप FIR करवाते हो, कोई हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो जेल में हमारा क्या काम फिर? तो उन्होंने हमारे को रिहा किया है। जुडिशरी में हमारा पूरा विश्वास है, प्रशासन ने हमारे को पूरा बदनाम किया, लेकिन न्यायिक प्रणाली देर सवेर हमारे को ज़रूर न्याय देगी और सच्चाई के अंत में जीत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से क्या सहयोग है? जिस तरह के आरोप लगे थे, देखिए आरोप भी हमारे ऊपर इस तरह के लगे कि जिसमें 376D जहाँ जाता है ना, तो समाज में कोई भी आदमी वो पीछे हटने की कोशिश करता है। और जो ये लोग नेता लोग हैं, जो अपने किसान नेता जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वहाँ पे लीडरशिप दी कि पूरे किसान आंदोलन को, तो कोई भी नहीं चाहेगा उस टाइम की हमारी वजह से या किसी तरह का कोई भी किसान नेता इसमें इन्वॉल्व हो। अगर सच का साथ देना भी उस टाइम एक किस्म का बुराई बन गई थी, तो किसान नेता पीछे हट रहे थे, कोई भी हमारे साथ इस टाइप नहीं आया। कुल खाप के प्रधान थे, कलकल खाप के प्रधान थे हमारे राजपाल कलकल जी, उन्होंने एक अपनी आवाज़ मुखर की। दोवन खाप से थे प्रवक्ता हमारे फुल कुमार पेटवाड़ जी, वो हमारे साथ खड़े रहे। बहुत सारी और रोगी खाप से हमारे प्रधान सुमेर जी, वो हमारे साथ खड़े रहे। खापों की पंचायत हुई है, खापों ने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, लेकिन प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे हाथ में केस नहीं है, अब ये केस न्यायिक जुडिशरी का हिस्सा है, तो जुडिशरी से आपको न्याय मिलेगा। तो अनूप जी की माता जी हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार बेटी। तो ताई देखो, अनूप के ऊपर आरोप लगे थे और लगातार केस भी चला, उसके बाद जेल में भी रहे हैं और अभी जमानत पे आए, तो क्या कहना चाहते हो? के चाहूँ बेटी, मेरा बेटा तो 10 दिन तो भूखा बैठा रहा था सार, इन महिलाओं खातर। छोटी छोटी लड़कियां नहीं करते हैं, गलती सलती बोलते हैं रोर ठान खातर। मेरा बेटा तो इतना अच्छा बेटा है, किसी का भगवान सब न दे वैसे से बच्चे हैं। ये झूठे लाग रहे बेटी, जिसका बेटा बेटी गला गलती काम बन जा तो 10 दिन कुकर रुक जाएगा, नहीं रुक सकता। माँ जमन वाला हो, बाप हो, माँ हो, वो तो इसी टाइम आएगा बेटी हैं। मेरा बेटा इतना गलती, सारे बिल्कुल झूठे केस है मेरे बेटे ऊपर हैं। सरकार का दबाव बेटी, हम ही गरीब आदमी, हमारा कोई जुगाड़ को नहीं हैं। गरीब के बोला हीणे की भाभी, हीणे की लुगाई सबकी भाभी हैं, हम ही बेटी हीणे, हाँ वहाँ सर ठाडे हैं। मेरा बेटा कोई गलती काम नहीं कर सकता बेटी। मेरा बेटा तो इन महिला खातर इतना मेरा बेटा 10 दिन भूखा रहा था बेटी, सार बैठा था उस पर एक्शन बोलिया कर के मैंने अनपढ़ सुन बेटी बोलना को नहीं आंदा। अच्छाई का यो हाँ हाँ। अरे आज मेरा बेटा इन्हें के साथ फंसा रखा, बुराई में तो बिचा नहीं बेटी हैं।
जिसे बेगन में फंसा दिया मेरा बेटा। कोई फल नहीं मिला, हमने 10 दिन मेरा बेटा भूखा रहा और इतनी महिला की सेवा करी। ओड़ा लटकाए रैली में मेरे बेटा ने महिला खातिर। अब इतना ये झूठे वाना छोड़ो, ये लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं के बस से बेटी करड़ाई लिख रखी इसका। सच्चाई एक दिन जरूर जीतेगी बेटी। बिल्कुल हैं इनको आगरा हाँ, जितनी कष्टी काटी है मेरे बेटे ने, सच्चाई तो एक दिन ऊपर आवेगी बेटी। इनको आगरा झूठ के पैर को हाँ, झूठ के पार का दिन चलेंगे बेटी। हैं देखो बेटी। तो अनूप जी एक बार बताइए, मतलब क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में हमारे दर्शकों को? देखिए, यही कहना चाहता हूँ कि ये संघर्ष का रास्ता है और आंदोलन का रास्ता तो संघर्ष का ही रास्ता होता है, और इसमें ऐसे आरोप लगते रहते हैं। और मेरी ज़िंदगी पूरे समाज के नाम है, पूरे देश के नाम है। ऐसे आरोप बेशक लगते रहे, मैं कितनी जेल सरकार करवाए, मैं इस तानाशाही सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ता रहूँगा। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार देश के अंदर बने, जब तक इस देश के अंदर गरीब की सुनवाई नहीं होगी, जब तक इस देश के अंदर करप्शन है, जब तक इस देश के अंदर बेरोजगारी है, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। ये तो किसान आंदोलन को लेकर किसानों की आवाज़ उठा रहे थे। किसान पुत्र होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था, इसलिए मैं किसान आंदोलन मैंने ज्वाइन किया था। किसी भी पार्टी के नाते मैंने आंदोलन ज्वाइन नहीं किया था। और आंदोलन के दौरान एक दिन भी मैं घर नहीं आया। 6 महीने लगातार सर्दी गर्मी जितना बारिश के मौसम में कैसे भी रहा हो, मैं वहीं रहा। और घर वालों को मैंने यही बोल रखा था कि मैं घर नहीं आऊँगा। मेरी माताजी ने बहुत रिक्वेस्ट की, पिताजी ने भी, बेटा एक बार तो घर आओ। मेरे भतीजे की शादी थी, शादी भी मैंने अटेंड नहीं की। मैंने संकल्प ले रखा था कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे मैं घर नहीं जाऊंगा। और मुझे पता था कि केस होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना गंदा केस ये लोग मेरे ऊपर डालेंगे। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई की जीत हुई। और जेल के अंदर भी मेरे को बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिली, बहुत सारे महान क्रांतिकारी महापुरुषों की किताबें मेरे को उनकी जीवनी पढ़ने को मिली, और बहुत मजबूती मिली कि उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है। लेनिन के बारे में मेरे को पढ़ने को मिला। रशियन की जो क्रांति हुई थी, साम्यवाद की क्रांति जिसको बोलते हैं, उसमें लेनिन को 20 साल की जेल हुई थी। 20 साल के जेल काटने के बाद भी लेनिन अपने देश के लिए लड़ाई लड़ा और देश को आज़ादी दिलाई। तो हमारे तो ये 6 महीने की बात है, कोई छोटी बात है। तो लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। फिर से हम जेल में जाना पड़े तो फिर से जेल में जाने के लिए तैयार हैं। अगर मैं गलत हूँ कहीं भी, अगर मेरा 1% भी कहीं मेरे गलती कर रखी है, तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरे को फांसी की सज़ा दी जाए, चाहे चौराहे के ऊपर मेरे को फांसी पे टांग दिया जाए। किसी का गलत नहीं करेंगे, ना किसी का गलत किसी के साथ होने देंगे। सच्चाई के साथ खड़े हैं, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। तो सर मतलब ये तो साफ हो गया है कि क्रांतिकारियों को मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये संघर्ष का रास्ता है। वो बोलते हैं कि वो पथ क्या, वो पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो। वो नाव क्या, वो नाविक कुशलता क्या, जिसके आगे बहती धारा प्रतिकूल ना हो। तो ये धारा प्रतिकूल हमारे खिलाफ बही, उसी के खिलाफ चलने में मेरे को मज़ा आता है। हालांकि मेरे परिवार को बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं, मेरे अपनों को दुख झेलने पड़ते हैं। मैं उस टाइम दुखी होता हूँ जब मेरे माता पिता को मैं देखता हूँ, रोते हुए देखता हूँ कि ये लोग बोलते क्यों आप लड़ रहे हैं, कि आपके साथ जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा और आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि माता जी, इस रास्ते पे सभी लोग नहीं चलते, और मैं इस रास्ते के लिए आपने मेरे को पैदा किया है। मैं नहीं चाहता कि और बाकी लोगों की तरह मैं एक आम जीवन जीऊँ। लड़ने के लिए आपने मेरे को पैदा किया है, और आपको भी कष्ट झेलने पड़ेंगे। और याद से ही नहीं कि कोई अभी ये केस हुआ है, उससे पहले भी हमारे को खट्टर साहब ने रात को उठवा दिया था, और उसके बाद केस तो नहीं बन पाया। वो अगले दिन मेरे को दबाव पड़ गया था, प्रशासन के ऊपर छोड़ना पड़ा था। लगातार खट्टर सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार की गलत तानाशाही नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और आगे भी ऐसे ही आवाज़ हम उठाते रहेंगे। जेल क्रांतिकारी का दूसरा घर होता है, और वो घर मैं पहली बार देख के आया हूँ। वहाँ से मजबूती मिली है मेरे को। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा हूँ कि इसी रास्ते पे मैं आगे बढ़ता रहूँगा, और कितनी भी तकलीफ़ें आए, ये तो बहुत छोटी तकलीफ़ मैं इसको मानता हूँ, और झूठे केस आगे भी लगते रहेंगे। पर मेरा परिवार और भी मजबूत हुआ, और इनको भी पता लग गया कि इस रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, और इस रास्ते में चलें तो कांटे चुभेंगे। ये लोग भी मजबूत हुए हैं। इन्होंने पहली बार पुलिस घर में देखी है, और जेल इनका बेटा गया। दुख तो हर माँ बाप को होता है। हर माँ बाप यही चाहता है कि उनका बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे, उन पैसे कमाए और अपना परिवार का गुजारा करे।
मेरे ऊपर मेरे पिताजी ने कैंसर 2008 में हो गई, तो उसके बावजूद भी अपने ऊपर इतना पैसा नहीं लगाया अपने इलाज के लिए, मेरे ऊपर पैसा लगाया और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक करवाई मेरी। बीटेक करने के बाद जब लाखों के पैकेज की नौकरी मैं दिल्ली गुड़गांव में कर रहा था, उसके बाद मेरे को लगा कि मैं संघर्ष का रास्ता मैंने चुन रखा है, तो मैं जॉब छोड़ के तब मैंने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का जो अन्ना हजारे आंदोलन देश के अंदर हुआ था करप्शन के खिलाफ, जन लोकपाल बिल का जो आंदोलन हुआ था, वो ज्वाइन किया। और मुझे तब लगा कि एक नौकरी करके एक सिर्फ मैं अपने परिवार का भला कर सकता हूँ, लेकिन संघर्ष करके और लोगों की आवाज़ उठा के मैं पूरे देश का भला कर सकता हूँ। तो मेरे को ये रास्ता ठीक लगा और मैं नौकरी छोड़ दी थी। मतलब आप काफ़ी टाइम से मतलब संघर्ष कर रहे हो इस चीज़ के लिए? हाँ बिल्कुल, ये शुरुआत से ही ऐसे था कि जब कॉलेज में होता था तब भी हम कोई गलत होता किसी का तो उसकी तो आवाज़ उठाते थे। उसके बाद 2012 के अंदर 11-12 के अंदर ये अन्ना आंदोलन चला, उस टाइम में ज्वाइन किया उन लोगों को। और उसके बाद 2018 के अंदर जब स्वाति मालीवाल दिल्ली के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करते हुए पुलिस की जो फोर्स है उसको बढ़ाने की जब मांग कर रही थी, तो उसके पक्ष में हमने यहाँ पर दिल्ली या हिसार के अपने क्रांतिमान पार्क में अनशन किया था। 7वें दिन में वो अनशन मैंने ख़त्म किया था जब केंद्र सरकार ने हमारी बातें मान ली थी। हम भी यही चाहते हैं कि देश की बेटियों के साथ किसी बेटी के साथ कोई गलत काम ना हो, इसी के लिए मैंने वहाँ धरना दिया था, वो अनशन किया था। और आज भी मेरे मन में यही, मेरे दिल यही कहता है कि पोक्सो एक्ट जो देश के अंदर बना है और देश में कोई भी अपराधी जो गलत काम करता है वो बचना नहीं चाहिए, इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो। अगर मैं भी गलत काम करता हूँ तो मैं सज़ा का हकदार हूँ। मैं पहले दिन से बोला हूँ भाई, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मेरे को वहीं शूट आउट करो या फांसी की सज़ा दे दो, गलत काम किया तो ये हरासमेंट थी। पहले दिन से पता था कि इस केस के अंदर कोई कन्विक्शन नहीं है, किसी तरह कोई सबूत नहीं है, हरासमेंट है खाली, वो हमने झेल ली है, मेरे परिवार ने झेल ली, मेरे अपनों ने भी झेल ली है। पूरे गांव ने मेरा साथ दिया, खाप पंचायत ने साथ दिया, जिस चीज़ ने साथ दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी अगर आप लोग मेरे साथ ऐसे खड़े रहे तो मेरे को मजबूती मिलेगी और मैं इसी रास्ते पे आगे बढ़ता रहूँगा। देखिए, ताऊ जी की आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं जब अपने बेटे के इतने संघर्ष को सुनते हैं और इस प्रकार से जब आरोप लगे तो ताऊ जी के मन में अभी भी वे चीज़ें उभर रही हैं। हाँ, ताऊ का यही सपना था कि अभी बेटा नौकरी कर रहा है तो ठीक है, ताऊ जी खुश थे उस टाइम। और लेकिन जब मैंने बोला कि इस रास्ते में मैं आना चाहता हूँ, नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे पिताजी को झटका लगा उस टाइम और मेरे पिताजी नहीं चाहते थे मैं नौकरी छोड़ूं। तब नौकरी मैंने अपने पिताजी से अपनी बात मनवाने के लिए पिताजी को गुड़गांव से मैंने लेटर भेजे थे। पहले लेटर में मेरे पिताजी कोई क्या जवाब देंगे, जब मेरे को पता है कि मैं मेरे पिताजी के सामने ये बात नहीं बोल सकता, तो मैं लेटर का सहारा लिया। लेटर भेज के मैंने मेरे पिताजी को मनाया। पहले लेटर में नहीं माने, दूसरा लेटर भेजा गुड़गांव से, फिर मेरे पिताजी नरम पड़े और मेरा साथ दिया। उस रास्ते में साथ थे ही, और इस रास्ते मतलब जो कांटो भरा रास्ता है इसमें भी मेरे साथ खड़े हैं। इनको पता है कि इतने दुख इस रास्ते में आने इसके, और ये रास्ता सही नहीं है, तो इसलिए इनका दुख जायज़ है। बिल्कुल, क्योंकि सर हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के किसी जॉब पे लगे, क्योंकि सबका सपना होता है। लेकिन ये भी मतलब इस रास्ते पे चलने के लिए भी सबके पास मतलब बहुत सारे लोग सोचते भी हैं कि हम इस रास्ते पे चले, लेकिन चल नहीं पाते क्योंकि पता है कि कांटो भरा रास्ता है, चल नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल, और मेरे को जब मैं जेल में था तो तब भी मेरे को यही था कि सबसे ज़्यादा मेरे को दुख इसी बात का होता है कि मेरी वजह से ये लोग परेशान हैं, मेरे माता पिता जी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इन लोगों के आँखों में आंसू सूख नहीं पा रहे हैं जब से ये घटना हुई है। जो आदमी कैंसर से नहीं घबराया, जो कैंसर जिसको तोड़ नहीं पाई, ये लोगों की तानाशाही सरकार ने कैंसर से जिसको तोड़ नहीं पाया उन्होंने केस झूठा केस करके इनको तोड़ दिया है पूरी तरह से। और ये लगातार उस टाइम से बीमार रहते हैं। जेल से भी मैंने मेरे पिताजी को लेटर भेजा था कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं इस रास्ते पे बढ़ता रहूँगा। आप मेरे साथ दे रहे हैं और मेरे को फ़ख्र है, मेरे को गर्व है मेरे पिताजी पे, माताजी पे, पूरे परिवार पे, जो इतना दुख झेल के भी अभी भी मेरे साथ खड़े। बताया गया कि जो बंगाल गए थे सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया गया इस चीज़ को लेकर, वही थे ना सर? हाँ बिल्कुल, जो 6 लोग बंगाल गए थे उन्हीं के ऊपर केस थोपा गया, तो उन्हीं को टारगेट करके उन्हीं को केस थोपा गया। तो पूरी जो मतलब पूरी की पूरी जो घटना है, किस प्रकार आरोप लगे, किस प्रकार जेल में गए, वो आपके सामने है। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर, अनूप जी के बारे में लेकर, राजनीति को लेकर? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।